Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we our subject Community Pharmacy and Management, chapter number 9, Community Pharmacy Management, part 2 से जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, किस तरीके से इस कम्युनिटी फार्मेसी को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा लास्ट 9 चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, जहाँ पे हमने देखा कि जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसको कैसे मैनेज करते हैं, मतलब हम अपनी फार्मेसी को कैसे रन करा सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लोकेशंस पे हमें अपनी फार्मेसी सेट करनी चाहिए। जो फार्मेसी हम सेट करते हैं तो हमारी फार्मेसी का इंटीरियर कैसा होगा, ठीक है, वॉल्स कैसी होगी, फ्लोर कैसा होगा, सीलिंग्स कैसी होगी, विंडोज कैसी होगी, डोर्स कैसे होंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अब इसी के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट की उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2, दैट इज कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर नेक्स्ट है कि वेंडर सिलेक्शन एंड इसके अंदर हमारा नेक्स्ट है वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो देखो कि वेंडर सिलेक्शन क्या होता है, मतलब कि जो भी हम यहाँ पर परचेज करने वाले पर्सन है वो कौन है, मतलब कि सप्लायर कौन है, और जिसको हम अगर हम इंटरमीडिएट है एज अ मैन्युफैक्चरर है तो हम किसको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, वेंडर का सिलेक्शन किया जाएगा और जो भी हमारा ऑर्डर है उसको प्लेस किया जाएगा, मतलब हम ऑर्डर देंगे सामान के लिए कि हमें ये चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये वेंडर सिलेक्शन किस बेसिस पर किया जाता है। इसके अंदर है कि वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट इन द फार्मेसी involves the process of identifying and evaluating the potential suppliers, selecting the best suppliers to meet the pharmacy's need, and placing orders with the chosen vendor for the pharmaceutical products, medical supplies and other related items। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम वेंडर का सिलेक्शन करेंगे, वेंडर का चूज करेंगे और हमारा जो ऑर्डर है उसको प्लेस करेंगे किसके अंदर, फार्मेसी के अंदर। जब हमें हम फार्मेसी रन करेंगे तो हमें एक प्रॉपर सामान फार्मेसी रन कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो फार्मेसी है हमारे इसके अंदर जो वेंडर्स हैं उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उनको चूज करेंगे। तो ये वेंडर का सिलेक्शन और ऑर्डर जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पोटेंशियल सप्लायर्स कौन है जो हमें सामान चाहिए वो किसके पास सबसे अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सप्लायर्स कौन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका हम पता लगाएंगे और उसको इवेलुएट करेंगे कि ये क्यों दूसरे से बेहतर है, उसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, उसका मापदंड करेंगे और जो उनमें से बेस्ट सप्लायर रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको चूज करेंगे किसके लिए, हमारी फार्मेसी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंड देन जब हम वेंडर को चूज कर लेंगे उसके बाद हम उसको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे किसके लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी हमारी मेडिकल सप्लाईज हमको चाहिए उसके लिए और जो भी अदर रिलेटेड आइटम्स हैं उनके लिए। ठीक है, here are some steps which are involved in the procurement process of pharmacy। यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिसके थ्रू हम फार्मेसी के लिए जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट स्टेप है, प्रोक्योरमेंट स्टेप का मतलब है कि जब भी हम कोई ऑर्डर लगाएंगे तो उसके पहले जो सारी चीजें हमको करनी रहेगी, ठीक है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप है कि बहुत सिंपल सी बातें आप देखोगे कि कौन सा माल खत्म हो रहा है, ठीक है, किस सामान की नीड ज्यादा रहती है, ठीक है, किसका सीजन चल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि अभी तो बीमारियों का जैसे सर्दियां हो गई है ना, तो उस टाइम पे खांसी जुकाम की दवाइयां ज्यादा बिकती है, गर्मियां हो गई तो ऐसे ये क्या कहते हैं उसको, अल्सर ये हो जाते हैं, अल्सर्स हो गए, ठीक है, या जो खुजली वाले हो रहते हैं, रैशेस हो जाते हैं, उनकी दवाइयां ज्यादा बिकेगी। तो अकॉर्डिंग टू सीजन हमको जो है हमारा प्रोडक्ट मंगाना रहेगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जैसे किसी मेडिकल शॉप के पास में अगर आपकी फार्मेसी, तो
किस तरीके का, अगर वो कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है या स्पेशलिस्ट क्लिनिक है जैसे गायनिक है, तो फिर आपको गायनिकोलॉजी रिलेटेड जो मेडिसिन है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको माइंड में रखते हुए हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्या है वो चीजें, यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट इज डिटरमाइन द फार्मेसीज नीड, जो भी हमारी फार्मेसी है उसकी जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे, उनका पता लगाएंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द procurement process is to identify what the pharmacy needs. This includes identifying the types of pharmaceutical products, medical supplies, and other related items which are required to meet the pharmacy's need. यहाँ पर सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हम हमारी फार्मेसी की नीड क्या है, जो भी हमारी मेडिकल शॉप है, ठीक है, जो हमारी फार्मेसी है, ये देखेंगे कि उसकी नीड क्या है, मतलब क्या चीज है जो हमको मंगानी है, कौन सी मेडिसिन है जो हमको चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो नीड्स है सबसे पहले उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो कौन कौन से टाइप का होता है ये पहचानेंगे कि भाई सेम मेडिसिन किस किस टाइप में आती है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे मान लो सिर्फ पैरासीटामोल की बात कर लें, तो वो टैबलेट में भी आएगी, कैप्सूल में भी आएगी, ठीक है, सस्पेंशन में भी आती है और इंजेक्शन में भी आती है। तो हमें किस किस फॉर्म की पैरासीटामोल की नीड होती है। ठीक है, और कौन कौन से मेडिकल सप्लायर्स हैं यहाँ पर, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि इस पैरासीटामोल को बनाते हैं और इस डोजेज फॉर्म में बनाते हैं, और उससे रिलेटेड आइटम किस तरीके के आइटम्स है जिसकी हमारे को नीड है हमारी फार्मेसी के अंदर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे कि हमको चाहिए क्या, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल सप्लायर्स in which once the pharmacy has determined its need, the next step is to identify the potential suppliers. This can be done through the research and networking with the other pharmacies, industry, association and trade shows. ठीक है, सेकेंड हमें पता चल गया कि भाई हमें चाहिए क्या, तो हम क्या देखेंगे, सप्लायर कौन है। ठीक है, कौन है जो हमें कम प्राइस में और अच्छा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, दोनों चीजें चाहिए हमको, प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए और पैसा भी हमारा कम लगे ये चाहिए, ताकि हमको नेट गेन ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल सप्लायर्स कौन कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे हमको पता चल गया कि हमारी फार्मेसी की ये नीड्स हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है ये आइडेंटिफाई करना, ये पता लगाना कि पोटेंशियल सप्लायर्स यहाँ पर कौन कौन है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो जैसे अगर हमारी नई नई फार्मेसी है तो जो दूसरी फार्मेसीज हैं, ठीक है, उनसे बातचीत करके, उनसे अच्छा सा नेटवर्क बना करके, उनके साथ अच्छे से बॉन्ड बिल्ड करके, रिलेशनशिप्स बिल्ड करके हम उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, या जो भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर जा करके, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को देख करके, उनके प्रोडक्ट्स को ट्राई करके फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। या जो ट्रेड शोज है उनके थ्रू कि कौन किसके ट्रेड शोज ज्यादा अच्छे हैं, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदर फार्मेसीज, इंडस्ट्रीज और जो ट्रेड शोज है उनकी रिसर्च करके, उनसे रिसर्च करके जान करके कि भाई ये जो फार्मेसी की जो नीड्स हैं वो ये वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स है जो अच्छे से आपकी फार्मेसी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे, अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे और एक प्रॉपर नेटवर्किंग यहाँ पर बिल्ड करेंगे। ठीक है, थर्ड इज टू इवेलुएट द पोटेंशियल सप्लायर्स। आफ्टर आइडेंटिफाइंग potential suppliers, the pharmacy should evaluate them based on their reliability, quality, pricing, delivery time and other factors that are important to the pharmacy. ठीक है, थर्ड क्या करेंगे, हम जो भी पोटेंशियल सप्लायर्स हैं उनको इवेलुएट करेंगे। पहले तो सिंपली पता कर लो कि बनाता कौन कौन है, उसके बाद उनमें से कौन है जो सबसे अच्छी मेडिसिन बनाता है एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, तो उसको हम इवेलुएट करेंगे, उसका मापदंड करेंगे कि हमें किससे लेना है। भाई ये सारे मान लो 10 लोग हैं जो पैरासिटामोल बनाते हैं, लेकिन 10 से थोड़ी लेंगे, किसी एक से लेंगे ना, तो वो कैसे डिसाइड करना है हमको। तो जब हमने पता कर लिया कि पोटेंशियल सप्लायर्स कौन कौन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, पता लगाएंगे कि उनमें से बेस्ट सप्लायर कौन है।
किस बेसिस पर? रिलायबिलिटी के बेसिस पर। रिलायबिलिटी का मतलब ऐसे समझो कि ट्रस्ट, मार्केट में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। सेकंड, क्वालिटी, कौन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। थर्ड, प्राइसिंग, कि कौन सही प्राइस में प्रोडक्ट देता है। फोर्थ, डिलीवरी टाइम, कौन डिलीवरी में सही टाइम पे करता है, कि जितना मतलब मिनिमम टाइम में डिलीवरी कर दे, ठीक है। और अदर फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर, जो कि फार्मेसी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि ये वो मैन्युफैक्चरर्स है जिनसे हम जो है अपने प्रोडक्ट को बाय करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। फोर्थ इज सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर। हमने पता कर लिया कि ये सप्लायर है, उनको अलग अलग बेसिस पर इवैल्यूएट कर लिया, और जो उनमें से बेस्ट सप्लायर होगा उसको हम फिर चूज कर लेंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन द फार्मेसी शुड सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर दैट मीट इट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो जो अभी हमने इवैल्यूएशन किया है, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पर हम उस फार्मेसी को चूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, हम उस बेस्ट सप्लायर को चूज करेंगे जो कि हमारी जो नीड्स है, हमारे रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल कर सकता हो, एक सही प्राइसिंग के अंदर, अच्छी क्वालिटी की, ट्रस्ट हमको मेडिसिन दे जिस पर मार्केट का ट्रस्ट हो, ठीक है, जो एक प्रॉपर टाइम पर हमारे को प्रोडक्ट की डिलीवरी करे, और जो भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं उन सारी रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करता हो, उसको हम यहाँ पर चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद fifth is negotiate the contracts. So after once the pharmacy has selected the suppliers, it should negotiate the contracts with them. This involves agreeing on the terms and conditions of the agreement, including pricing, delivery time, payment terms, and any other important details. ठीक है। फिफ्थ क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करेंगे। भाई हमें हम जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे भाई ये मेडिसिन चाहिए, हमें इतने इतने अमाउंट में चाहिए, तो आप कितने में दोगे, वो अपना एक प्राइस बताएगा, फिर हम उसके साथ नेगोशिएट करेंगे। अगर आपसे इतना माल लेंगे, हम आपसे रेगुलर माल लेते रहेंगे, आप ही से लेंगे, ठीक है। उसको कुछ हम लोग ऐसे प्रलोभन देंगे और हम उससे कहेंगे कि भाई आप हमारा थोड़ा प्राइस जो है डाउन कर दो, ताकि हमको थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है। तो एक बार जैसे फार्मेसी ने डिसाइड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि सप्लायर कौन सा है जिससे उसको अपना माल लेना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स परचेज पर करने हैं उसको वहां से, तो उसके बाद वो उनसे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए नेगोशिएट करेंगे, उससे अपना प्राइसिंग कम कराने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर वो क्या करेगा कि जो भी मान लो वहाँ एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा बायर और सप्लायर के बीच में, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, उनको लेकर के वो एग्री करेंगे, ठीक है। दोनों लोग, कस्टमर मतलब जो बायर है वो भी और जो सप्लायर है वो भी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है जो वो एग्रीमेंट करेंगे, कि जैसे कि प्राइसिंग, कि भाई ये प्राइसिंग है, वो भी देने वाला भी ओके कि हाँ इसमें दे देंगे हम, और लेने वाला भी ओके कि हाँ इसमें हम ओके हैं खरीदने के लिए। तो प्राइसिंग के बारे में, डिलीवरी टाइम की जैसे उसने बोला है कि ऑर्डर प्लेस करने के 7 दिन के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो डिलीवरी टाइम के साथ आप ओके कि मैं हाँ 7 दिन के अंदर ओके, या फिर अगर वो 1 महीना बोलेगा तो आप 1 महीने पहले तक थोड़ी, या तो ऑर्डर लगाओगे या 1 महीने तक थोड़ी वेट करोगे, तो आप उस डिलीवरी टाइम के साथ ओके हैं। पेमेंट टर्म्स के भी किस तरीके से आप अपना पेमेंट करेंगे, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आप ओके हैं, कि जैसे अगर पक्का बिल बनाना है, नहीं बनाना है, या हम तो कैश ऑन डिलीवरी लेंगे, वॉटेवर जो भी है, तो पेमेंट टर्म्स के लिए आप ओके हैं। और जो भी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, दोनों लोग उस चीज को क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। Sixth is place the orders. So after the contract has been negotiated, the pharmacy can begin placing the orders with the selected suppliers. एक बार जैसे कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हो गया, नेगोशिएट फाइनल हो गई सारी चीजें, उसके बाद जो फार्मेसी है वो जो सप्लायर उसने सेलेक्ट किया है उस पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकती है, ठीक है। एंड सेवन इज ट्रैक द ऑर्डर्स एंड परफॉर्मेंस। That means the pharmacy should track the orders which are placed and monitor the performance of the suppliers to ensure that they are meeting the agreed upon terms and delivering the expected quality of products and services, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो भी फार्मेसी है वो क्या करेगी, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद ऑर्डर को ट्रैक करेगी कि भाई अभी हमारा ऑर्डर यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, हमारे तक कब तक डिलीवर होगा, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर उसने प्लेस किया है उसको ट्रैक करेगी, उसकी पाथवे को, और फाइनली उसकी जो परफॉर्मेंस है
ठीक है, जो भी सप्लायर है उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगी, ध्यान रखेगी, अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो नेक्स्ट टाइम वो सप्लायर को चेंज कर देगी, ठीक है। ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी उन्होंने टर्म्स वहां पे साइन करी है, ठीक है, उसको एग्री करा है, वो सप्लायर उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जो डिलीवरी है, ये प्रोडक्ट उसने जैसा बोला है क्वालिटी का, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बोला है वैसी ही क्वालिटी आपको मिल रही है, वैसी ही सर्विसेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, और अगर उसको वो चीजें सारी अप्रोप्रिएट लगेगी तो वो उससे वहां पर परचेज करेगा अगली बार, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, वेंडर्स का सिलेक्शन किया जाता है और ऑर्डर प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड। इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब ये है, इन्वेंटरी का मतलब समझो कि कितना माल आपके पास ऑलरेडी रखा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जिनके इन फ्यूचर में क्या होगा, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ मनी कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी वो इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं है, लेकिन वो आपके यहाँ पे माल प्रेजेंट है, वो अभी उस पर्टिकुलर अमाउंट का माल है आपके पास, सामान है, ठीक है, लेकिन अभी उसका पैसा नहीं है, उसको बोलते हैं इन्वेंटरी। मतलब बेसिकली मेडिसिन हो गई, जो भी मेडिकल डिवाइसेस हो गए, ठीक है, वो आपने स्टोर कर रखा है अपने स्टोरेज के अंदर, वो है सब आपकी इन्वेंटरी। अब इस इन्वेंटरी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, तो नेक्स्ट इज इन्वेंटरी कंट्रोल मैथड्स। सो नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल मैथड, कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब है कि सारी चीजों को मैनेज करना, कि जैसे कि मान लो कि कितना माल अपने पास रखा है, कितना अपने को मंगवाना है, कितना है जो हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा में रखा होना चाहिए, ताकि सडनली कभी नीड पड़ जाए तो हमारे पास अवेलेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाती है। और यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स। Here is effective inventory control is an essential aspect of managing a pharmacy. A proper inventory control can help to reduce the cost and minimize the waste and ensure that the pharmacy has the necessary medications and supplies on hand to meet the needs of the patient. Here are some common inventory control methods which are used in the pharmacies. ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल जो है बहुत असेंशियल एस्पेक्ट होता है किसी भी फार्मेसी को मैनेज करने का। एक अच्छे से फार्मेसी चले इसके लिए हमेशा आपके पास, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी दुकान को चलाने के लिए माल तो होना चाहिए ना, तभी तो बिकेगा। तो बिल्कुल वही चीज है कि किसी भी फार्मेसी को सही तरीके से मैनेज करने के लिए आपको एक इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल करना आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है कि मतलब वो तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा एक तो बहुत पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अगर इंस्टेंट मंगाना पड़ेगा सामान तो भी ज्यादा पैसा लगेगा, वो आपसे जो पैसा मांगेगा मैन्युफैक्चरर, आपको इंस्टेंट मंगाना है तो वो देना ही पड़ेगा। तो जब आप प्रॉपरली इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं तो आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मिनिमाइज वेस्ट, और वेस्ट भी नहीं होता बहुत ज्यादा, अदरवाइज वेस्ट हो रहा है तो भी आपका पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वेस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, और ये इंश्योर करता है कि फार्मेसी को जो जो मेडिकेशन की नीड है वो उसकी फुलफिल हो रही है, ठीक है। और जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, वो भी उस सप्लायर के थ्रू, मेडिकेशंस के थ्रू हम फार्मेसी की नीड्स को फुलफिल करते हैं, और पेशेंट की जो भी डिमांड है, नीड है, उसको हम यहाँ पर पूरा करते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन तरीके हैं जिसके थ्रू हम फार्मेसी के अंदर इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं कि कितना माल हमको चाहिए, कितना हमारे पास एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, ये किसको पहले निकालना है, किसको बाद में यूज करना है। तो प्रॉपरली हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है वो कॉमन मेथड्स, फर्स्ट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। जो सामान पहले आया है, जो इन्वेंट्री हमारे पास पहले की रखी है उसको पहले निकालो, ठीक है। जो नया माल आया है उसको पीछे रखो, पहले जो पुराना माल है उसको निकालो, क्योंकि एक्सपायरी अगर आ गई तो फिर वो जो पुराना माल है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग द ओल्डेस्ट स्टॉक फर्स्ट टू मिनिमाइज द expiration and spoilage of medication.
It is particularly useful for the managing the perishable items such as vaccines. ठीक है, ये जो मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ओल्डेस्ट स्टॉक है, जो सबसे पुराना स्टॉक होगा, सबसे पहले उसको निकालेंगे, है ना, सबसे पहले मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है, इसकी या फिर जिसकी एक्सपायरेशन जो डेट है, एक्सपायरेशन ड्यूरेशन है वो सबसे कम है, उसको पहले निकालेंगे, ताकि आपकी जो मेडिकेशन है, दवाइयाँ हैं, वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। ठीक है, ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है किसके लिए, जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि स्पेशली वैक्सीन हो गई, तो उन वैक्सीन को मैनेज करने के लिए, ताकि जो जल्दी खराब हो सकती हैं, जब आप उनको जल्दी जल्दी मार्केट में सेल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो खराब नहीं होंगी, वेस्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेस्टेज को कम करके हमारा प्रॉफिट को, ठीक है। सेकेंड इज मिनिमम टू मैक्सिमम मेथड। This method sets a minimum and a maximum inventory level for each medications or supply. When the inventory level falls below the minimum level, the pharmacy orders more stock to reach the maximum level. ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम मेथड, मिनिमम मैक्सिमम मेथड का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि किस मेडिकेशन की, किस दवाई की जो रिक्वायरमेंट रहती है, सप्लाई रहती है, ज्यादा रहती है और किसकी कम रहती है। जिसकी कम डिमांड रहती है उसको हम कम रखेंगे स्टॉक में, स्टॉक के अंदर, और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है ना, उसको हम एक लिटरली एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उसको हमेशा स्टॉक में रखेंगे, ताकि कभी भी सडन कंडीशन नहीं आए कि भाई अभी हमको इंस्टेंट चाहिए और हम लेने जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक इन्वेंट्री का लेवल हम सेट करेंगे कि किसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम है, किसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, कौन सी दवाई है जो सबसे ज्यादा बिकती है। ठीक है, हर दवाई की किसकी कितनी डिमांड है, किसकी कितनी सप्लाई होती है मार्केट में, उसके हम एक इन्वेंट्री लेवल सेट करेंगे। और जब ये इन्वेंट्री लेवल जो है इसके मिनिमम लेवल से कम जाएगा, मतलब हमने सेट कर रखा है कि हमको पता है कि जैसे मान लो पैरासीटामोल है, तो हमको पता है कि एक दिन की मान लो आपकी शॉप पे 10 पैरासीटामोल बिकती है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट जो है 7 डेज का अगर आप स्टॉक रखते हैं हमेशा, तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा कि 70 दवाई आपके पास कंपलसरी हो, या फिर ऐसा मान लो कि 7 दिन लगते हैं अगर डिलीवरी होने में मेडिकेशन की, तो एटलीस्ट 70 दवाइयाँ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप जो है अपना ऑर्डर लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम लेवल, हर दवाई का एक मैक्सिमम लेवल और एक मिनिमम लेवल सेट करेंगे कि इससे ज्यादा दवाई नहीं रखनी हमको, अदरवाइज वो एक्सपायरी हो जाएगी, और इससे कम नहीं रखनी है वरना हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो जब इन्वेंट्री लेवल उस मिनिमम लेवल के नीचे जाएगी, तब हमें क्या करना है, फार्मेसी के अंदर ऑर्डर लगाना है और स्टॉक्स के लिए, यानी और मटेरियल को और मेडिकेशंस को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए वेंडर्स को ऑर्डर लगाना है, और ऑर्डर लगा करके मैक्सिमम लेवल को रीच कर लेना है कि भाई इतना हमको रखना है हमेशा, इससे कम नहीं रखना। ठीक है, तो जब मिनिमम लेवल है तब हम ऑर्डर लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तक लगा लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा मंगा लिया तो भी वो एक्सपायर हो गया, आपको लॉस ही होगा वहां पे। तो ये ना हो, इसके लिए हम सेट करेंगे मिनिमम लेवल कि जब ऑर्डर लगाना है, मैक्सिमम लेवल जहां तक ऑर्डर लगाना है उससे ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम मेथड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड इज ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस का मतलब है, this method involves categorizing the items based on their level of importance or uses. Here class 1 item are the most and highest in usage, while class C items are the least important and lowest in usage. This helps to prioritize the inventory control efforts. ठीक है, एक है आपकी एबीसी मेथड। एबीसी मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम अपने आइटम्स जो है उनको कैटेगराइज करेंगे, किसके बेसिस पर, कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है, या कौन है जो कितना यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास ए जो रहेगी, इसके अंदर वो आइटम्स रहेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही ज्यादा जो है यूज होते हैं, हाईएस्ट यूज होते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं। ठीक है, फिर क्लास बी जो रहेगी उसमें रहेंगे मिडिल वाले, ठीक है, जो कंपैरेटिवली ए के कम यूज होते हैं लेकिन बहुत कम भी नहीं यूज होते। और तीसरा रहता है आपके क्लास सी, ठीक है, जिसके अंदर वो आइटम्स आएंगे जो सबसे कम, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे कम यूज होते हैं। ठीक है, सबसे कम उनकी मार्केट डिमांड होती है।
तो इसकी वजह से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका हमेशा एक मिनिमम लेवल तो हमेशा ही बना रहना चाहिए, उससे कम लेवल तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। बाकी क्लास सी के जो हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं कि कभी ज्यादा कभी कम, कम भी है तो भी चलेगा, है ना, ज्यादा कम मतलब वो मिनिमम से नीचे तो हम नहीं रखेंगे कि मिनिमम इतना तो रखेंगे ही सही, लेकिन फिर भी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती कि मतलब मिनिमम तक भी है तो भी हम ठीक है कि भाई हाँ अभी अपने पास मिनिमम अमाउंट रखा है, जब अपन हाईएस्ट वाले को मंगाएंगे तो उसके हिसाब से मंगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एबीसी एनालिसिस करेंगे, मतलब आइटम्स को उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, और जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, जो ज्यादा सेल होता है, जो ज्यादा बिकता है, उसको टॉप में रख करके उसको हमेशा हम अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्टॉक में बनाकर ही रखेंगे। ठीक है, फोर्थ इज कंटिन्यूअस रिव्यू मेथड। In this method involves monitoring the inventory levels on a regular basis and pricing the orders to replenish as needed. It is suitable for managing the fast moving items with a predictable demand. ठीक है, कंटिन्यूस रिव्यूइंग मेथड में क्या करेंगे, हम कंटिन्यूस रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि भाई हमारे पास कितना सामान रखा है, कितनी इन्वेंट्री रखी है, कितना हमें मंगाना है, ये सब हम कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे। तो ये वो मेथड है जिसके अंदर हम अपने इन्वेंट्री लेवल को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे रेगुलर बेसिस पर, और ऑर्डर प्लेस करेंगे जैसे हमें लगेगा कि मिनिमम लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, तो जैसे ही हमें उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, जैसे ही हम उसको वापस से हमें इन्वेंट्री को फुलफिल करने की जरूरत है, वैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। और कई बार यहाँ पर जो फास्ट मूविंग आइटम्स है, मतलब कि हम अपनी डिमांड को देखते हुए कि जो भाई ये पर्टिकुलर सर्दियों में खांसी जुकाम की दवाइयाँ ज्यादा बिकती है, तो प्रिडिक्टेबल डिमांड के बेसिस पर जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, ठीक है, उनको हम वहां पर सुटेबली मैनेज करके रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूसली अपना रिव्यू के बेसिस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बार कोडिंग एंड स्केलिंग। This method involves using a barcode system to track the inventory level and manage the stock. These barcodes are scanned to identify the products and monitor their usage, allowing for accurate inventory management and minimizing the risk of error. ठीक है, बारकोड से हमारा क्या मतलब है कि भाई हम एक सिंपल सा बारकोड सिस्टम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हमारा जो इन्वेंट्री है उसके लेवल को हम ट्रैक कर सके कि भाई जैसे आपने स्टार्टिंग में 100 पैरासीटामोल मंगाई, ठीक है, अब आपको बताया कि भाई एवरेज हमने एक एस्टिमेशन लगा रखा है कि भाई एक दिन के अंदर हमारी 10 पैरासीटामोल बिकेगी, है ना, तो हमको बताया कि हमने 100 मंगा के रख रखी, यानी कि लगभग 10 दिन तक चलेगी। ठीक है, ये एक हमने, ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि जैसे हम मान के चलते हैं कि 10 दिन का सामान हमारे पास रखा है, ठीक है, तो हम 5-6 दिन बाद चेक कर रहे हैं फिफ्थ डे पे कि भाई अभी तक तो हमारी 45 ही यूज हुई है, यानी कि 50 हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई 45 में, तो हमको बताया कि भाई जो जिस रेट से सेल होनी चाहिए थी उससे कम रेट से इस बार मेडिकेशन कम दवाइयाँ बिक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस हिसाब से काम करेंगे। हो सकता है कि हमारी 65 बिक जाए, यानी कि हमने तो 50 का एस्टिमेशन लेके चला था लेकिन 65 बिक गई, तो हमें ये पता है कि अभी मार्केट की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही ऑर्डर लगा देंगे, जैसे ही हमको लग रहा है कि 3-4 दिन का ही माल बाकी है और हमको पता है कि 3-4 दिन ही लगते हैं सामान को आने में, यानी कि मेडिसिन को आने में, तो हम उस तभी ऑर्डर लगा देंगे। तो बेसिकली ये वो मेथड है जिसके अंदर हम एक अप्रोप्रिएट बारकोड सिस्टम को यूज करेंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉपर्ली, ऐसे बार बार वहाँ स्टोरेज हाउस में देख के नहीं गिनेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कि भाई आज इतना हमारे पास टोटल था इन्वेंट्री, आज इतना बिका, आज इतना बिका, आज इतना बिका, तो अब हमारे पास इतना बचा हुआ है, मिनिमम लेवल पे आने वाले हैं हम, तो वैसे हमें ऑर्डर लगाना है, या हम देखेंगे कि भाई अभी मार्केट की डिमांड ज्यादा है इस मेडिसिन को लेकर के, तो उसको हम पहले ही थोड़ा सा ज्यादा मंगा लेंगे। ठीक है, तो ये वो मेथड है जिसके अंदर हम बारकोड सिस्टम को यूज करते हैं ताकि हम इन्वेंट्री के लेवल को ट्रैक कर सकें और जो भी हमारे स्टॉक्स हैं उनको मैनेज कर सकें। ये जो बारकोड है इसको सिंपली हम स्कैन करते हैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोडक्ट को पता लगाने के लिए। ठीक है, और ये बारकोड के अंदर बारकोड जो रहता है, बारकोड आपने देखा होगा ना, स्कैनिंग करते हैं उसके लिए बारकोड रहता है, तो इसको हम ऐसे बारकोड को स्कैन करेंगे ताकि हमको प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, उसके एक्यूरेट और
कितना वो यूज होता है, प्रोडक्ट क्या है आपका, इसके क्या मतलब प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हमें उस बारकोड से मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम एक्यूरेटली सही तरीके से हमारी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं और एरर होने के, मिस्टेक्स होने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। Sixth is automated inventory management system. This method involves using a computerized software to manage the inventory level and automate the ordering process. It helps to streamline the inventory management process and ensures the accurate stock level. ठीक है, तो ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जो कि सारी इन्वेंट्री को मैनेज करके रखेगा। तो इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारी सारी इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, उसको ऑटोमेट कर देगा, ठीक है, और ये जो हमारा ऑर्डरिंग प्रोसेस है उसको कर देगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है कि हमें याद नहीं रखना पड़ेगा कि ऑर्डर रखना है, हम उसमें सारा सेटअप कर देंगे कि ये मिनिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है, हम डेली से उसमें डाटा फिल करेंगे कि आज इतनी दवाई की, आज थोड़ा सा हम डाटा सेट करेंगे, जैसे वो मिनिमम लेवल पे जाएगा हम उसके अंदर मेंशन करेंगे कि ये इन्वेंटर है, इससे हमको ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जो जैसे ही मिनिमम लेवल पे पहुंचेगा वैसे ही वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इट हेल्प टू स्ट्रीमलाइन, कि इससे क्या है प्रॉपरली इन्वेंट्री का मैनेजमेंट बना रहेगा, जैसे मिनिमम लेवल तक जाएगा अपने आप ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, अपने आप माल आ जाएगा, तो हमेशा आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री के मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ये स्ट्रीमलाइन का काम करेगा और ये इस बात को इंश्योर करेगा कि हमेशा आपके स्टॉक का लेवल एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, एक्यूरेट अमाउंट में बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, ये इस इन्वेंट्री को कैसे, ये तो हमने मेथड्स पढ़े कि कैसे कैसे हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि सेट पर लेवल, सेकंड ट्रैक द एक्सपायरेशन डेट्स, third conduct the regular inventory checks, fourth a use of computerized system, fifth is the monitoring trends and sixth is the work with the suppliers। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। इन्वेंट्री के मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज क्रूशियल इन द फार्मेसी सेटिंग्स टू इंश्योर दैट द राइट medications and medical supplies are available when needed। A proper inventory management can help to reduce the risk of stockouts, minimize the waste, and ensure that the pharmacy is able to meet the needs of its customers। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा क्रूशियल होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, फार्मेसी सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, किसी भी फार्मेसी को सेट करने में, किसी भी फार्मेसी को स्टेबलाइज करने के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है बात को इंश्योर करता है कि सही मेडिकेशन, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट हो, पोटेंट हो, ज्यादा सेल होती हो, ज्यादा इफेक्ट उसका दिखता हो, क्योंकि देखो ज्यादा इफेक्टिव ड्रग होगी तभी वो बिकेगी, अदरवाइज अगर वो अच्छी दवाई नहीं बेचोगे तो कोई क्यों खरीदेगा तुमसे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट मेडिकेशन होनी चाहिए, सही दवाई होनी चाहिए, एक सही मेडिकल सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमें नीड हो तो हम हमारे पास एक प्रॉपर सप्लायर होना चाहिए जो सही मेडिकेशन देता हो, सही दवाइयाँ देता हो। ठीक है, और वो पर्सन भी सही हो, सप्लायर भी सही हो, मेडिकेशन भी सही हो, दवाई भी सही हो, दवाई को देने वाला पर्सन भी सही हो, जब भी हमें नीड हो तब वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हो सही टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमारा ये मतलब है कि ये प्रॉपर जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं सही तरीके से, तो आपके जो स्टॉक आउट्स हैं, ठीक है, मतलब स्टॉक आउट्स के जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाते हैं। स्टॉक आउट का मतलब ये है कि आपके स्टॉक के अंदर जो सर्विसेज है, मतलब जो मेडिकेशन है वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, स्टॉक आउट हो जाना, स्टॉक आउट हो जाना मतलब कि माल खत्म हो जाना बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो स्टॉक आउट की जो कंडीशन है उसके चांसेस, उसके रिस्क जो है यहाँ पर मिनिमाइज हो जाते हैं जब आप प्रॉपरली इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, वेस्ट आपके मिनिमम होता है, और फार्मेसी में हमेशा जो कस्टमर्स हैं
उनकी जो नीड्स है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो हमेशा फुलफिल्ड रहती है अगर आपने सही से इन्वेंट्री को मैनेज किया होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ की स्ट्रेटजीज हैं। हियर आर सम की स्ट्रेटजीज फॉर द इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन द फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर की स्ट्रेटजीज हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपके सेट पर लेवल्स। सेट पर लेवल्स क्या होता है? दिस इज हाउ determine the minimum and maximum level of inventory that you need to maintain for each medication or supply. This will help you to order the products in a timely manner and avoid the running out of stock. सेट पर लेवल का मतलब वही सेम अपने मिनिमम एंड मैक्सिमम मेथड, जिसमें हम ये देखेंगे कि मिनिमम लेवल इतना होना चाहिए इस मेडिकेशन का, इससे कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिनिमम और एक मैक्सिमम लेवल सेट करेंगे इन्वेंट्री का, जिसकी वजह से हमें हमेशा पता रहेगा कि हमारे को अब मेडिकेशन की नीड है। ठीक है, और अब हमको ऑर्डर प्लेस करना है ताकि एक सही टाइम पर हमारे को जो है सप्लाई हो जाए उस मेडिकेशन की। ठीक है, तो हमेशा मेडिकेशन, हमेशा दवाई की प्रॉपर सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है वो हमेशा मेंटेन रहे उसकी अमाउंट हमारे पास, इसके लिए हम एक मिनिमम और एक मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल यहाँ सेट करेंगे। इसकी वजह से हमें पता रहेगा कि किस टाइम पर हमें अपना ऑर्डर प्लेस करना है, और सही टाइम पे अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक जैसी चीजें नहीं होगी कि भाई हमारे पास सामान ही नहीं, कोई आपके पास दवाई लेने आया, आपके पास दवाई नहीं है, वो ऐसी सिचुएशन अगर आप एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को सेट करके चलते हैं। ठीक है, सेकेंड इज ट्रैक द एक्सपायरेशन डेट, दैट इज ensure that you have a system in place to track the expiration dates and remove the expired products from your inventory. This will help you to avoid the dispensing the expired medications or supplies which can be dangerous or lead to a legal liability. ठीक है, हम हर एक मेडिकेशन की एक्सपायरी डेट को ट्रैक करेंगे कि किसकी एक्सपायरी डेट कब आने वाली है। ठीक है, ताकि जो जिसकी एक्सपायरी डेट पहले आने वाली होगी उसको पहले निकालेंगे। जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जिसकी एक्सपायरी डेट पहले उसको हम पहले निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वेस्ट नहीं हो हमारे पास, क्योंकि अगर एक्सपायरी हो गई तो बिकेगी नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। हमने तो उसको खरीदने में पैसा लगाया था ना, लेकिन वो बिकी ही नहीं तो हमको उससे प्रॉफिट कहाँ हुआ, तो हमारा तो नुकसान हो गया। तो इसलिए हम हमेशा एक्सपायरी डेट को क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम हो जिसके थ्रू हम हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट को ट्रैक कर सकें, और जो एक्सपायर्ड होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमारी इन्वेंट्री से जो एक्सपायर्ड होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको जल्दी से निकाल सकें, जल्दी से उनको सेल कर सकें, जिसकी वजह से ये हमें हेल्प होगी किसके अंदर, जो बाद में हमें क्या है, मतलब हम बाद में एक्सपायरी ड्रग्स नहीं बेच सकते, तो इसकी वजह से जो एक्सपायर्ड मेडिकेशन है उसकी डिस्पेंसिंग नहीं करनी होगी, हमें कभी भी एक्सपायर्ड ड्रग्स को डिस्पेंस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, या वापस सप्लायर को नहीं देना रहेगा। ठीक है, अगर आपने अपना पैसा कमाने के लिए एक्सपायर्ड ड्रग बेच दी तो कोई भी आप पे केस कर सकता है और आपको लीगली, ठीक है, उसके लिए लीगली डील करना पड़ेगा फिर, तो वो काफी डेंजरस हो सकता है, लीगल लाइबिलिटी भी हो सकती है यहाँ पर, यानी कि फिर लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे कि भाई ये तो है ना एक्सपायरी दवाइयां बेचता है, हमको ठीक करने की जगह हमको बीमार करना चाहता है। ठीक है, तो आपको वहां पर कभी भी एक्सपायरी ड्रग ना बेचनी है, और बिकॉज अगर वो एक्सपायर हो गई है तो वो आपके वेस्ट में जाएगी, तो उसको होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा हमारी ड्रग्स की एक्सपायरेशन डेट को ट्रैक करना है। ठीक है, थर्ड इज कंडक्ट द रेगुलर इन्वेंट्री चेक्स। In this, schedule a regular inventory checks to ensure that your actual inventory matches your records. This will help you to identify any discrepancies and take a corrective action. ठीक है, तो यहाँ पे हम रेगुलरली क्या करेंगे, इन्वेंट्री चेक करेंगे। ठीक है, कि बीच में चेक करते रहेंगे में कितना माल है, कितना खत्म हो रहा है, कब हमको ऑर्डर लगाने की जरूरत है, ये सब। तो हम यहाँ पर एक रेगुलर टाइम के अंदर हमारी इन्वेंट्री को चेक करते रहेंगे ताकि हम इस बात के लिए इंश्योर हो सके कि हमारे को कितनी इन्वेंट्री की यहाँ पर जरूरत है, मतलब कितना हमारे रिकॉर्ड के अंदर कितना हमारे पास रिकॉर्ड के प्रेजेंट है एक्चुअल में,
और कितनी हमारी खत्म हो गई है कि हमको ऑर्डर लगाने की जरूरत है, ताकि हम उसके रिलेट में या आइडेंटिफाई कर सके कि भाई कितना इन्वेंट्री हमारे पास है, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिप्सी अगर वहां पर या कोई भी करेक्टिव एक्शन हमको लेने की जरूरत है तो वो हम वहां पर प्रॉपरली सही टाइम पे ले लें। ठीक है। फोर्थ इज यूज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। So in this, consider using a computerized inventory management system which helps you to track the inventory level, order products and manage an expiration date. This can help you to save time and reduces the error. ठीक है। फोर्थ क्या करेंगे, हम एक प्रॉपरली कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज करेंगे और उस सिस्टम को यूज करके हमारे इन्वेंट्री लेवल को ट्रैक कर सकते हैं। एक तो आप रेगुलर जाकर के खुद चेक करो, दूसरा आप एक प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज करो। जैसे अभी हमने मेथड्स में बताया था ना, जैसे कि आप जो है ऑटोमेटेड सिस्टम को यूज कर सकते हैं, है ना, फुल्ली ऑटोमेटेड, जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा जो बताएगा आपको कि भाई अब आपका माल जो है या मिनिमम लेवल पे आ चुके हैं, तो वो खुद अलर्ट दे देगा आपको कि भाई ये मिनिमम लेवल पे आ गया, अब प्लीज इसको या तो ऑर्डर करो, या अगर आपने सिस्टम है उसके अंदर तो वो खुद ऑर्डर प्लीज कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक हम अप्रोप्रिएट कंप्यूटराइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेंगे, जिससे कि हम अपनी इन्वेंट्री के लेवल को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। उसमें मिनिमम लेवल जब वो पहुंचेगा तब वहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और सारी ड्रग्स की एक्सपायरेशन डेट्स को मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और एरर्स होने की, गलतियां होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। फिफ्थ इज मॉनिटर द ट्रेड्स। जो भी ट्रेड्स है कि मार्केट में किस मेडिकेशन की हमें डिमांड ज्यादा है उसको ज्यादा रखेंगे, ऑब्वियस बात है ट्रेड्स को फॉलो करेंगे। सो मॉनिटर द ट्रेड्स इन मेडिकेशन यूजेज एंड एडजस्ट योर इन्वेंट्री लेवल अकॉर्डिंगली। This can help you to avoid the overstocking and understocking under the certain products. ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो भी हमारी मेडिकेशन है, दवाइयाँ हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। जो भी ट्रेंड्स है उनको हम मॉनिटर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग, जो ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेंट्री के लेवल को एडजस्ट करेंगे, जिससे कि देखो उसके इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आपके पास ओवर स्टॉक भी ना हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉक भी ना हो जाए और अंडर स्टॉक भी ना हो। कुछ प्रोडक्ट्स का जिनकी डिमांड ज्यादा है उनका अंडर स्टॉक भी नहीं हो जाए कि भाई बिकी गई, अब हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमारे पास माल ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो हम देंगे कहाँ से। ठीक है। तो वो सारे मॉनिटर करते रहेंगे, हम ट्रेंड्स को मॉनिटर करते रहेंगे, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसको ज्यादा परचेज करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर परचेज भी नहीं करना है। ठीक है। ट्रेंड्स को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमको अपना प्रोडक्ट को बाय करना है। ठीक है। Six है work with the suppliers, in which establish a relationship with the suppliers and work with them to ensure that you receive timely delivers and can quickly address my issue. ठीक है। आपको जो भी अपने सप्लायर है जिससे आप अपना प्रोडक्ट को बाय करते हो, खरीदते हो, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने हैं। ठीक है। जिससे कि आपको टाइम पर डिलीवरी हो, ठीक है, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, और अगर कोई भी इशू आते हैं, है ना, प्रोडक्ट की डिलीवरी के अंदर, तो वो इंस्टेंटली सॉल्व हो। ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो इंस्टेंट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज वो कहेंगे हाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे कुछ, तो वो टालम टोल नहीं करेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो आपका काम टाइमली होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें सप्लायर्स के साथ अच्छी तरीके से बॉन्ड बिल्डअप करते हुए काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की, किस तरीके से सारा हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कैसे मैनेज करना है। तो इसके अंदर क्या क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे बजटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, रेवेन्यू मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि हम किस तरीके से प्रॉपरली हमारे फाइनेंस को मैनेज करेंगे, उसको प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हमारा क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझो। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है। कि किस तरीके से हमको सारे फाइनेंस को प्लान करना है, मेंटेन करना है। ठीक है। कितना आपने जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस किया है, कितने का किया है, कितनी आपकी इनकम हो रही है, इन सभी का एक प्रॉपर सेटअप तैयार करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर द एसेंशियल स्किल्स फॉर द फार्मासिस्ट हु वांट टू रन अ सक्सेसफुल फार्मेसी बिजनेस। ठीक है। जो भी फार्मासिस्ट एक सक्सेसफुल तरीके से सही तरीके से अपने फार्मेसी बिजनेस को चलाना चाहता है,
उसके अंदर कुछ असेंशियल स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि वो सारे फाइनेंस को प्लान कर सके, सारे फाइनेंस को मैनेज कर सके। ठीक है, हियर आर सम की एरियाज टू कंसीडर। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिनको हमको कंसीडर करना है। जैसे कि फर्स्ट है आपकी बजटिंग, ठीक है, सेकंड है कैश फ्लो मैनेजमेंट, थर्ड इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फोर्थ इज कॉस्ट कंट्रोल, फिफ्थ इज रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड सिक्स इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जिनको हमें कंसिडर करना है। जैसे फर्स्ट है आपकी बजटिंग। बजटिंग से हमारे क्या मतलब है, क्रिएटिंग अ बजट इज द फाउंडेशन ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानिंग। हियर अ फार्मासिस्ट नीड्स टू नो हाउ मच मनी दे हैव कमिंग इन एंड गोइंग आउट ईच मंथ. This allows them to allocate the resources effectively, set some financial goals and monitor their progress. ठीक है, तो बजटिंग से हमारा क्या मतलब है कि हम पूरा बजट तैयार करेंगे कि भाई हमको अगर जैसे मंथली बजट है तो भाई कितना हमको इस मंथ में कितनी हमको इन्वेंट्री खरीदनी है, कितनी हमको सेल करनी है, एक आइडिया मेजरमेंट लेके चलेंगे कि इस सीजन में इतनी सेल होती है तो इस हिसाब से उसके प्रीवियस मंथ में इतनी इन्वेंट्री हमको खरीद के रखनी है। ठीक है, तो सारा एक बजट सिस्टम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जो मेन फाउंडेशन होती है वो होती है बजट सेट करना। ठीक है, यहाँ पर फार्मासिस्ट को ये समझना पड़ेगा कि कितना मनी है, कितना पैसा उनका जा रहा है, कितना आ रहा है, हर मंथ उसका मनी का पैसे का कितना कमिंग और गोइंग हो रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग कितना है, मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, नेट वो प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे उनको हेल्प मिलती है कि वो इफेक्टिवली जो है जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि इस महीने में हमको इतना टारगेट तो पूरा करना ही करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं और उनकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि लास्ट मंथ से इस मंथ में हमने सेल को इंक्रीज किया है। ठीक है, या हमारी सेल डिक्रीज हो गई है तो किस वजह से डिक्रीज हुई है, उन रीजंस को, उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सेकेंड हमको क्या करना है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, कि भाई कितना हमको कैश रखना है, कि कैसे कैश फ्लो को हमको मैनेज करना है। So managing a cash flow is critical for the pharmacies as they need to maintain the adequate cash reserves to pay the suppliers and cover expenses. By tracking cash inflow and outflow, the pharmacist can identify the potential cash shortage and take the steps to prevent them. ठीक है, यहाँ पे कैश फ्लो के मैनेजमेंट से हमारा क्या मतलब है कि जो फार्मासिस्ट है उनके लिए कैश के फ्लो को मैनेज करना काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। मतलब उनके पास ओवर कैश भी नहीं होना चाहिए और मिनिमम भी नहीं होना चाहिए, कि उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर कैश वहां पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी सप्लायर से उसको उस रिजर्व कैश के बेसिस पर रिजर्व कैश के थ्रू वो क्या करे, सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर सके, ताकि सप्लायर जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट में उनको, देखो आप उसको सप्लाई जब पेमेंट सही तरीके से टाइमली करोगे तभी वो आपको डिलीवरी टाइमली करेगा। ठीक है, तो जो भी सप्लायर है उसको एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर आप वहां पर क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे जहां भी जितना भी खर्चा हो रहा है तो उन सारे एक्सपेंसेस को आप कवर करेंगे पे करके। ठीक है, अब पे कहाँ से करेंगे, जब आपके पास आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, हम पूरा ट्रैकिंग करेंगे कि हमारे पास किस किस सोर्सेज से कितना कितना कैश है, कितना कितना मनी है जो आ रहा है, और किन किन सोर्सेज को पैसा जा रहा है, आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है। तो हम पूरा इनफ्लो और आउटफ्लो का पूरा ट्रैकिंग करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे फार्मासिस्ट को ये आइडेंटिफाई करना रहेगा, ये पता लगाना रहेगा कि कितना हमारा ट्रैकिंग है, मतलब कितना इनगोइंग है, कितना आउटगोइंग है, कितना इनफ्लो है। तभी हमारे पास कभी भी कैश की शॉर्टेज नहीं आएगी। ठीक है, और हम नेसेसरी स्टेप ले सकते हैं ताकि कभी भी शॉर्टेज आने के चांसेस भी ना हो। ठीक है, थर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो बाय मैनेजिंग द इन्वेंट्री इज क्रूशियल फॉर द pharmacies as they need to balance the maintaining the enough stock to meet the demand while avoiding the excess stock that tie up cash. Implementing an inventory management system can help the pharmacist to track the stock level, monitor the expiration dates, and identify the slow moving items. ठीक है,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि किस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री मतलब जो भी हमारे पास मेडिसिन है, ठीक है, स्टॉक है, उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीसरी चीज क्या करनी होती है, हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। फार्मेसिस्ट को क्या है, इन्वेंट्री को मैनेज करना काफी क्रूशियल होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इनको एक इनफ अमाउंट में स्टॉक को हमेशा रखना होगा, हमेशा एक बैलेंस अमाउंट में स्टॉक को हमेशा रखना होगा। ठीक है, कि जिसकी डिमांड ज्यादा रहती है ना, उसको एक अप्रोप्रिएट अवेलेबल रखना है। ठीक है, लेकिन एक्सेस स्टॉक भी नहीं कर लेना। ठीक है, तो अच्छा स्टॉक करोगे तो तुम्हारे पास इन्वेंट्री की फॉर्म में मनी रहेगी, लेकिन तुम्हारे पास कैश फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमको मैनेज करना है, ओवर स्टॉक भी नहीं करना और अंडर स्टॉक भी नहीं करना। ठीक है, और जो भी इन्वेंट्री सिस्टम है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, सारे स्टॉक लेवल को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, सारे जितने भी उसके पास मेडिसिन हैं, इन्वेंट्री है, उसकी एक्सपायरेशन डेट्स को मॉनिटर कर सकता है, और ये देख सकता है कि कौन से आइटम्स है जो स्लो मूव करते हैं, यानी कि कौन है जो धीरे धीरे उनकी डिमांड कम है मार्केट में, और वो धीरे धीरे जो है मार्केट में जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई होंगे, तो उन वाले आइटम्स के केस में हम एक्सपायरेशन को ज्यादा रखना प्रेफर करेंगे, कि जो मार्केट में कम सप्लाई होते हैं उनकी एक्सपायरेशन डेट ज्यादा होनी चाहिए। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा फोर्थ, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है, कंट्रोलिंग द कॉस्ट इज द वाइटर फॉर द फार्मेसी बिजनेसेस। अ फार्मासिस्ट need to be mindful of expenses such as rent, utilities, wages, and supply cost. And by keeping a close eye on these costs, they can identify the areas where saving can be made and take action to reduce the expenses. ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करेंगे, जो भी पैसा है उसको हम कंट्रोल करेंगे कि भाई कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना हमारे सेल हो रहा है, कितने हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना इन्वेंट्री को बाय करने में जा रहा है। तो सारा हम प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखेंगे। यहाँ पर फार्मेसी बिजनेस के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट को हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर कितना कितना उसका एक्सपेंसेस हो रहा है, कितने कितने खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि रेंट में कितना पैसा जा रहा है, जो भी चीजें वो यूटिलाइज कर रहा है, जैसे फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, या जो भी और चीजें हैं, इन्वेंट्री हो गया, उनमें कितना खर्चा लग रहा है, वेजेस में कितना खर्चा लग रहा है, सप्लाई में मतलब अगर हम कहीं सप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वहां पर उसमें कितना खर्चा लग रहा है। तो ये सारी चीजों को उसको मैनेज करना है, और एक क्लोज आई रखनी है, ध्यान रखना है कि टोटल कितना खर्चा आपका लग रहा है और कितनी आपकी सेविंग हो रही है, ये आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से आपकी सेविंग कितनी हो रही है। ठीक है, और किस तरीके से आप यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इन सारी चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, फिफ्थ है रेवेन्यू मैनेजमेंट। रेवेन्यू मैनेजमेंट का मतलब ये है कि फार्मासिस्ट नीड्स टू मॉनिटर द रेवेन्यू closely to ensure that they are earning enough to cover the expenses and generate a profit. This requires a careful management of pricing, billing, and payment process, as identifying the opportunities for the new revenue streams. ठीक है, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट को क्या करना है, फार्मासिस्ट को ध्यान से मॉनिटर करना है, ठीक है, कि कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर पा रहा है, मतलब कि सारे खर्चे वगैरह सब मिलाकर के टोटल नेट प्रॉफिट कितना जनरेट कर पाएगा, मतलब कि सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, इतना वो अर्न कर रहा है कि सारे एक्सपेंसेस कवर करने के बाद भी नेट उसको प्रॉफिट हो रहा है, नेट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उसको बहुत ध्यान से सारी चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, सारा प्राइसिंग, बिलिंग और जो भी पेमेंट है, सारा पेमेंट प्रोसेस है, उसको एकदम केयरफुली मैनेज करना है। साथ में हमको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि किस तरीके से हम और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे पैसा लग रहा है जिसको हम कम कर सकते हैं, और किस तरीके से अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, सेल बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा हमको यहाँ पर फोकस करना है। सिक्स क्या करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि फार्मासिस्ट नीड टू बी एबल टू जनरेट द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स to provide an accurate picture of the pharmacy's financial health. This includes generating a balance sheets, income statements, and cash flow statements.
Regular financial reporting allows a pharmacist to track their progress towards the financial goals and make informed decision about the future investments. ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि जो फार्मासिस्ट है उसको ये जनरेट करना होगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट को जनरेट करना होगा कि पूरे साल के एंड में कितना उसको नेट एक्सपेंसेस लगा, किस किस चीजों में कितना कितना पैसा लगा और नेट प्रॉफिट उसको कितना हुआ। ठीक है, तो किसी भी फार्मेसी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए, उसकी एक एक्यूरेट पिक्चर को सेट करने के लिए कि नेट हमको इतना फायदा हो रहा है, इसको समझने के लिए एक अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल रिपोर्ट उसको तैयार करना आता हो फार्मासिस्ट को। इसके अंदर वो क्या क्या करेगा, एक पूरी तरीके से सही बैलेंस शीट बनाएगा, इनकम के स्टेटमेंट लिखेगा कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेगा कि कौन सा पैसा है जो मार्केट में अभी कैश फ्लो में है रेगुलरली। ठीक है, ये सारी चीजें मेंटेन करेगा। रेगुलरली वो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करेगा ताकि फार्मासिस्ट उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको ट्रैक कर सके, उसके फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं ये पता कर सके और एक सही डिसीजन ले सके, जिससे कि फ्यूचर में कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको लेकर के वो सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट करके एक प्रॉपर ट्रैकिंग के थ्रू क्या कर सकता है, बेनिफिट कमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी इन द कम्युनिटी फार्मेसी, की जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है हमारी उसके अंदर अकाउंटेंसी से हमारा क्या मतलब है और किस तरीके से हम को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो अकाउंटेंसी इज एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रनिंग एनी बिजनेसेस इंक्लूडिंग एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इन अ फार्मेसी accountancy involves managing the financial transactions, record keeping and financial analysis. Here are some of the key areas where accountancy is important in the community pharmacy. These are financial management, record keeping, tax compliances, financial analysis and fraud detection. ठीक है, तो अकाउंटेंसी में बेसिकली हम सारे जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उनका अकाउंट्स सेट करेंगे, उनका सारा अकाउंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटेंसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इंक्लूडिंग फार्मेसी, जो कम्युनिटी फार्मेसी उसके लिए भी आपको अकाउंटेंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो आपकी फार्मेसी है उसके अंदर जो अकाउंटेंसी है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, किसके अंदर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं उनको मैनेज करने के लिए, सारे जो भी जितना भी आपके मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस सारे मनी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए और एट द लास्ट सारा फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए अकाउंटेंसी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की एरियाज है जहाँ पर अकाउंटेंसी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फर्स्ट है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पर हम क्या करेंगे, पैसे को मैनेज करेंगे। कैसे, accountancy involves managing the financial operations of the pharmacy, including budgeting, cash flow management and inventory management। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या मतलब है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मतलब है कि हम अकाउंटेंसी के थ्रू क्या करेंगे, हमारे जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं फार्मेसी के अंदर उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, जैसे कि बजट, हम अपना बजट सेट करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो को मैनेज करेंगे कि कितना कैश आ रहा है जा रहा है, मार्केट में कितना हमारा कैश वहां पे मार्केट में कितना लगा हुआ है हमारा। ठीक है, कितनी इन्वेंट्री हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब इन्वेंट्री के फॉर्म में पैसे ही है हमारे पास लेकिन वो कैश की फॉर्म में नहीं है, पैसा इन्वेंट्री की फॉर्म में है। तो इन्वेंट्री कितनी हमारे पास प्रेजेंट है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, कैश फ्लो का मैनेजमेंट और प्रॉपर बजटिंग का मैनेजमेंट इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, सेकेंड होता है आपके रिकॉर्ड कीपिंग, कि सारा रिकॉर्ड रखेंगे कितना पैसा है आ रहा है जा रहा है, कितना मार्केट में है, कितना इन्वेंट्री के फॉर्म में है, उसको हम सारा लिख करके रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड्स में रखेंगे। ठीक है, ताकि कभी भी कोई भी डाउट है, ठीक है, सारी हमको ट्रैकिंग करनी है कि भाई हम प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस वजह से लॉस में है, या हमको कैसे हमारे जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना है। तो इस सब के लिए हमको एक प्रॉपर ट्रैक रखना है यहाँ पर। सो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इज असेंशियल फॉर to ensure the compliance with the regulatory requirements, track the financial transactions and facilitate the analysis। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सारा रिकॉर्ड्स को यहाँ पर प्रॉपरली जितना भी आपके
इन्वेंट्री है, ठीक है, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड में रखना है। तो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स को हमको अप टू डेट रखना है फार्मेसी के अंदर, जो काफी ज्यादा असेंशियल है। तो इस बात को इंश्योर करता है कि आपकी कौन कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं, किसको ऑफ कौन से रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है, किस तरीके से आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं और सारा एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना आपके कहाँ माल गया था, कितना आपने माल लिया था, कितना पैसा दिया था, कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिया, कहीं कम तो नहीं दे दिया, ठीक है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कैश फ्लो में, कितना इन्वेंट्री के फॉर्म में। तो सारी चीजों को आप वहां पर एनालाइज कर सकते हैं, बेनिफिट्स को पता कर सकते हैं, किस वजह से लेस बेनिफिट हुआ है, कैसे उसको ज्यादा किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे कितने कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कितनी फुलफिल हो रही है। तो ये सारी चीजों को हम ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट थर्ड क्या करेंगे, टैक्स कंप्लायंसेस। अब आप कोई भी फार्मेसी कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ना, लेकिन वो उस बेसिस पर है कि भाई कितने आपकी सेलिंग है, कितने आपके बेनिफिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो प्रॉपर अकाउंट्स अगर आपने मैनेज किए तब आप वहां पे टैक्स को मैनेज कर सकते हैं। सो फार्मेसी ओनर्स नीड्स टू कीप एन एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स to compile with the tax regulations and minimize the tax liabilities, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फार्मेसी का ऑनर है उसको सारी चीजों को अप टू डेट एक्यूरेटली रिकॉर्ड रखना है, सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना है, ताकि जो भी टैक्स के रेगुलेशंस हैं उनके साथ वो सेटअप कर पाए, ठीक है। जो भी टैक्स की लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मतलब कि इस तरीके से आपको टैक्स पे करना है, इतना इतना पे करना है, किस तरीके से आप इस टैक्स पेमेंट को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो आप यहाँ पर अकाउंटेंसी के थ्रू रख सकते हैं। फोर्थ है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब है कि अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड परफॉर्म द मैट्रिक्स to make an informed decision about the pharmacy's operations and growth strategies, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर क्या करेंगे कि जो भी अकाउंटेंसी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम एनालाइज करते हैं कि भाई क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने क्या क्या रूल रेगुलेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, किन किन सारा रिकॉर्ड रखेंगे हम, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना आपका पैसा लगा है, सारे बिलिंग हमारे पास रहेंगे और हम पूरा वहाँ पे मैनेज करेंगे, सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे, हम एक सही डिसीजन वहां ले पाए कि फार्मेसी ऑपरेशंस को कैसे चलाना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी जिससे हम और ज्यादा हमारी फार्मेसी को ग्रोथ करा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है फ्रॉड डिटेक्शन। अगर आपने प्रॉपरली अकाउंट्स को मेंटेन किया होगा तो कोई भी फ्रॉड अगर हुआ होगा आपके साथ तो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। सो अकाउंटेंसी कैन हेल्प टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड एंड embezzlement within the pharmacy, protecting the business from the financial losses, ठीक है। तो अकाउंटेंसी यहाँ पर हेल्प करती है कि अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको पता कर पाएंगे और उस फ्रॉड को होने से रोकेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। और फार्मेसी के अंदर अगर कोई भी एम्बिजलमेंट है, कोई भी डिस्टर्बेंस है तो उसको पता कर पाएंगे और हमारे बिजनेस को फाइनेंशियल लॉस होने से बचा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंटेंसी क्या करेगी, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर सारा फाइनेंस को मैनेज करेगी, सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगी, टैक्स के अंदर टैक्स पेमेंट के अंदर हेल्प करेगी, फाइनेंशियल एनालिसिस में हेल्प करेगी और फ्रॉड भी अगर कोई हुआ है तो उसको एनालिसिस करने में, पता लगाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने कुछ चीजों को डिस्कस करा, जैसे कि हमने डिस्कस करा कि भाई वेंडर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे ऑर्डर देना है, ठीक है, इन्वेंट्रीज को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मेजर करना है, किस मेथड्स के थ्रू हम इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, इसका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, हमें फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। और लास्ट में हमने देखा कि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर अकाउंटेंसी कैसे की जाती है, अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।